वेलकम टू द न्यूज एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स। हाय, आई एम अजिंक्य चांदेकर और आज हम लोग अपना जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं वो होगा हमारा आईसीडीआर का। आईसीडीआर हम लोग का बेसिकली 2 या 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, बट आगे प्रोसीड करने के पहले प्लीज आप लोग पुराना वीडियो एक बार देख लीजिए, ताकि हम लोग को जब तक बेसिक टर्म्स पता नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे कंटिन्यू कर नहीं सकते। ठीक है, तो जब तक ये बेसिक टर्म्स हमारे पास नहीं होंगे हम लोग को आगे थोड़ा समझना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग को बहुत थॉरोली समझ में आना चाहिए, तो वो सारी चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर लिया है। तो अभी थर्ड टाइम अपन रिवाइज करेंगे तो जबरदस्ती हमारा वीडियो थोड़े क्या लंबे होते जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग सीधा आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हम लोग का जो रेगुलेशन है, आईसीडीआर का रेगुलेशन है, वो हमारा 6 तक के कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को 7th रेगुलेशन स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 तक के जो रेगुलेशन हुए एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और जो कुछ हमारे पास मेन पॉइंट्स थे वो भी आप देख लीजिए कि आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है और कितने कितने टाइप्स के बोर्ड होते हैं। बोर्ड देखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ना होता है, और जब हम लोग अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हमारे चैप्टर्स में भी ऐसा ही दिया हुआ है कि कुछ चैप्टर हमारे बोर्ड के लिए मेन बोर्ड के लिए दिया है, कुछ एसएमई बोर्ड के लिए दिया है। मीन्स जो अलग अलग 3 टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बोर्ड इन द सेंस, सॉरी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। प्लेटफॉर्म्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एसएमई होता है, मेन बोर्ड होता है और आईजीपी होता है। तो कुछ चैप्टर्स हमारे आईजीपी के लिए होंगे, कुछ चैप्टर्स हमारे मेन बोर्ड के लिए होगा और कुछ हमारे पास एसएमई के लिए होगा। तो कब कब किस किस टॉपिक के लिए दिया जा रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उसका पहले डीप नॉलेज होना चाहिए। देन तो हम लोग को समझ में आएगा कि जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो हमें पता होगा। जैसे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था वो फॉर मेन बोर्ड था, आईपीओ जब आने वाला है वो फॉर मेन बोर्ड के लिए होगा। तो फिर आईपीओ समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आईपीओ क्या है। फिर यहाँ पर मेन बोर्ड समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये मेन बोर्ड क्या है। तो इसलिए हम लोग एक बार क्विक रिव्यू ले लीजिए पहले का क्या क्या हुआ है। जो वीडियोस होंगे आप एक बार जाकर के देख लीजिए। आईसीडीआर का लेक्चर 1, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 तक के है, तो वो थर्ड तब देख लीजिए। तो अपन अब नेक्स्ट अपने लेक्चर से स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग सीधा प्रोसीड करते हैं। बट बेसिकली हमारे पास आईसीडीआर में था क्या, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लें अभी तक का। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो क्या, आईसीडीआर में क्या होता था। आईसीडीआर इज ए टाइप ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन किसके लिए होगा, आईसीडीआर मतलब इशू। सबसे पहले तो इशू के लिए, जब भी हम इशू करने जाएंगे, इशू मतलब कुछ सेल करने के लिए जाएंगे, टाइप ऑफ सेल करने के लिए जाएंगे। क्या सेल करेंगे, तो इशू ऑफ कैपिटल, दैट इज सेल ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल के अंदर क्या क्या था, शेयर्स भी हम लोग सेल कर सकते हैं, डिवेंचर्स भी सेल कर सकते हैं, सिक्योरिटीज भी कर सकते हैं हम लोग, और आईडीआर भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारे हमारे कैपिटल का थ्योरी बोल सकते हैं कि कैपिटल में क्या क्या आ सकता है हमारे पास। एक स्कोप में बोल सकते हैं हमारे कैपिटल का इस चैप्टर के लिए, कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डीआर मीन्स डिस्क्लोजर और उनके रिक्वायरमेंट्स। ये सारी चीजें हैं हमारे पास जिनको हमें इस चैप्टर में कवर अप करना है। तो आई होप आप लोगों ने पुराना देखा होगा एंड अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे रेगुलेशन नंबर 7 से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ये बहुत सेंसिटिव होगा हमारे लिए। तो इसलिए एक बार अपन लोग इसको क्लियर हो जाए कि ये क्या सारे टॉपिक्स हैं, एंड देन हम लोग आगे अंदर डीप एंटर करेंगे तो हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ रेगुलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से याद रखना होता है। जैसे कि क्या हमारे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो रेगुलेशन 3 4 सारे ही इंपॉर्टेंट, अब तक के 3 4 5 6 सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेगुलेशन नंबर 7। रेगुलेशन 7 क्या बोलता है, जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस फॉर आईपीओ। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आईपीओ के लिए, क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्पेशली किसके लिए था, आईपीओ के लिए था। अगर हम लोग आईपीओ मेन बोर्ड में लेकर के आते हैं तो ये चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा आईपीओ कवर होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये आईपीओ जो होगा ओनली ऑन मेन बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अभी हम लोग एसएमई बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग आईजीपी वाले प्लेटफॉर्म की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अभी मेन बोर्ड में, और आईपीओ ही इशू कर रहे हैं। आईपीओ शेयर इशू करने के बहुत सारे तरीके थे हमारे पास। आईपीओ इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अभी एफपीओ के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे, और राइट इशू के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्यूआईपी के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास इतने टाइप्स ऑफ इश्यूज थे। हम लोग इन सारे इशू के बारे में छोड़ के हम लोग सिर्फ अभी आईपीओ में है, और आईपीओ भी किस में इशू करने की बात हो रही है, तो ओनली ऑन मेन बोर्ड। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं
तो ये सबके लिए कॉमन नहीं होगा, मतलब कुछ चीज़ कॉमन सबके लिए भले ही होगा, लेकिन हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं किसके लिए, तो आईपीओ ऑन द मेन बोर्ड। क्लियर है? तो अभी हम लोग ऐसे प्रोसीड करते हुए हमारे रेगुलेशन नंबर 7 में आ चुके हैं। रेगुलेशन नंबर 7 हमारा बोलता है जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस, अब यहाँ पर आईपीओ जनरल कंडीशंस, एन इशूअर मेकिंग एन आईपीओ शैल इंश्योर दैट, आईपीओ करते समय हमें इशूअर, इशूअर मीन्स कौन होते हैं, तो इशूअर मतलब हमारी कंपनी होगी। इशूअर मतलब कौन होती है, तो हमारी कंपनी। तो जो कंपनी शेयर इशू करने वाली होती है, इसलिए इसको बोला जाता है इशूअर। तो इशूअर कंपनी जो भी होती है, उन कंपनी को क्या क्या जनरल कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पहला होगा क्या, इट हैज मेड एन एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस। हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ऑब्वियसली हमें उनमें एप्लीकेशन फाइल करना होगा कि हमें इशू करना है, हमें अप्लाई करना होगा कि हमें इशू करना है आईपीओ को। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ वो वाली वो कंपनी होगी जो अभी तक लिस्टेड नहीं है। तो हम लोगों ने आईपीओ के बारे में ये भी समझा था कि जब कंपनी एक साथ दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहती है, एक लिस्टेड होने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है एंड देन इशू प्रोसीजर्स भी फॉलो करने हैं। तो जब इशू भी होगा और लिस्टेड भी करना होगा, जब दोनों होता है तो आईपीओ होता है। इसका मतलब ये है कि भाई अभी तक आप लिस्टेड नहीं थे, इसलिए तो आपको लिस्टेड होने की जरूरत पड़ रही है। तो दो पॉइंट बोल सकते हैं, अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो और इशू करना चाहते हो तो आपको आईपीओ के थ्रू आना पड़ेगा, और आईपीओ के थ्रू आना पड़ेगा मतलब आपको पहले लिस्टेड भी होना है और इशू भी करना है। तो आपको दो प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। तो देन यू आर अंडर द आईपीओ। और आईपीओ करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना होगा कि हमें लिस्टेड होना है, तो उस एप्लीकेशन की बात हो रही है। इट हैज मेड एन एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस। आपको एक में करना है तो एक में, या तो एक से ज्यादा में, मतलब एक किसी स्टॉक एक्सचेंज में आपको एटलीस्ट एक में तो आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा टू सीक इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आपको उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, हमें लिस्टेड होना है तो वो अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग को पहले अप्रूवल लेना होगा उनसे फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन सच स्टॉक एक्सचेंजेस एंड हैज चूजन वन ऑफ देम एज अ डेसिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। और उनमें से किसी एक को डेसिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज हमारा मानना होगा। डेसिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आई थिंक हमने पढ़ा है, ऊपर डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज ये होता है कि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो हमारे मेन स्टॉक एक्सचेंज होंगे, उनमें से कोई एक स्टॉक एक्सचेंज को हमने चूज किया होगा। उन स्टॉक एक्सचेंजेस को हम लोग बोलते हैं डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। हमने 3-4 स्टॉक एक्सचेंज में भेजा, उनमें से किसी एक को हम लोग डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बोल रहे हैं कि हमारा मेन बोर्ड कौन सा होगा और मेन स्टॉक एक्सचेंज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा माना जाएगा। हम लोग कौन से किस हमारे सारे ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले हैं, कौन से स्टॉक एक्सचेंज को यूज करने वाले हैं, दैट स्टॉक एक्सचेंज शैल बी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे, अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे, उनमें से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज को हमें डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज मानना होगा। ये हमारा ए पॉइंट बोलता है। सेकंड पॉइंट में लिखा है इट हैज एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद अ डिपॉजिटरी। हम लोग को डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम लोग अभी अगर स्टॉप रखते हैं तो ये पॉइंट काम आने वाला है हमारा आईडीआर के लिए, क्योंकि हमने अभी तक आईडीआर की बात नहीं की है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है वो समझने के बाद हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। बट फिर भी मैं यहाँ ऊपर पर बता दूँ, तो जैसे हमें स्टॉक एक्सचेंज को एग्रीमेंट में लाना होता है कि हमें इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में प्लेटफॉर्म में हमें रजिस्टर होना है, एलिजिबल होना है, तो हम लोगों ने अप्लाई किया। वैसे ही हमें डिपॉजिटरी के साथ भी एग्रीमेंट करनी होती है। तो हम लोग आईपीओ में जब आएंगे तो हमें एक इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग डिपॉजिटरी के साथ भी एग्रीमेंट में आने वाले हैं। डिपॉजिटरी मतलब जो कंपनी, जो एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी क्या करती है, आईडीआर का रिसिप्ट आपको इशू करती है। ठीक है, आईडीआर इज अ रिसिप्ट। अभी बस इतना याद रखेंगे हम लोग। मैंने कल लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में भी बताया था, आईडीआर क्या होता है, तो वो शेयर नहीं होता है। तो शेयर के बिहाफ में आपके पास जो आता है वो होता है रिसिप्ट, और उस रिसिप्ट को बोला जाता है आईडीआर। तो उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करिए, उसमें जो अथॉरिटी होती है उसको बोला जाता है डिपॉजिटरी। फॉर डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड एंड प्रपोज टू बी इशूड। तो आपकी जो जिन डिपॉजिटरीज होंगी उनको हम लोग क्या करेंगे, उनसे एग्रीमेंट करेंगे कि आप हमारे जो भी शेयर होंगे उनको डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मटेरियलाइज से डीमटेरियलाइज में, डीमटेरियलाइज से मटेरियलाइज में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, हमारे डिपॉजिटरी का होगा। तो उसके लिए हमें एग्रीमेंट करना होगा। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम लोग ऑलरेडी एग्रीमेंट में आ चुके हैं इनके साथ। ऑल इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स एंड आर इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। तो हम लोगों ने डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एग्रीमेंट तो किया ही है। तो हमारे जितने भी प्रोमोटर्स होंगे, अब तक तो लिस्टेड नहीं थे, तो अब तक डीमटेरियलाइज होने का उतना कोई क्राइटेरिया नहीं था, भले ही हमारा अभी तक का डीमटेरियलाइज में नहीं होंगे। लेकिन अब जब हम लोग आईपीओ में आना चाहते हैं, हम लोगों को पहले अपने सारे प्रोमोटर्स के शेयर्स को क्या करना होगा, सिक्योरिटीज को क्या करना होगा, डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द
अदर ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करने के पहले हम लोगों को ये सारा काम कर लेना होगा। क्लियर? ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा, आई थिंक हम लोग को याद होगा। तो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो ये प्रोस्पेक्टस होते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट किन्हें जमा किया जाता है? आरओसी को जमा किया जाता है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको जमा किया जाता है? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को जमा किया जाता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऑफर डॉक्यूमेंट, दैट इज प्रोस्पेक्टस की बात की जा रही है। मतलब आरओसी को जो हम सबमिट करते हैं, आरओसी को सबमिट करने के पहले हम लोगों को प्रोमोटर्स का जो सिक्योरिटीज हैं उनको डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दैट इज ऑल अबाउट द पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी बोलता है ऑल इट्स एग्जिस्टिंग पार्टली पेड। जो भी पार्टली पेड होगा आज के डेट में, जब आप चाहते हो कि हमें आईपीओ लाना है, उस समय अगर आपका कोई पार्टली पेड शेयर्स है तो उनको आप या तो फुल्ली पेड अप में कर लो या तो उनके शेयर को फॉरफिट कर लो। बट आप जब आईपीओ में आ रहे होगे तब आपके पास कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं होने चाहिए। क्लियर है? होते हैं ना हमारे पर्सन जिनके कारण हमें कॉल्स अरियर शो करना पड़ता है। जब हम लोगों ने शेयर्स का टॉपिक पढ़ा होगा, शेयर्स के समय हम लोग को एक एंट्री पास करनी पड़ती है कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर मतलब हो गया कोई शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पे नहीं किया, तो हम लोग उसको कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। बट एक टाइप ऑफ वो हमारे लिए पेड अप अमाउंट नहीं है, पूरा पेड नहीं हुआ, दैट इज पार्टली पेड हुआ है। तो जो भी पार्टली पेड अप होता है, ऐसे कंडीशन में अगर आपका कोई पार्टली पेड अप है तो आप आईपीओ लेके नहीं आ सकते। फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको आईपीओ अभी भी लाना है तो आप या तो उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो या फिर आप उन्हें फॉरफिट कर दो, उनके शेयर जब्त कर दो। क्लियर है? E point, it has made firm arrangement of finance through verifiable means towards 75% of stated means of the finance for a specified securities proposed to be funded from the issue proceeds, excluding the amount to be raised through the proposed public issue or through the existing identifiable internal accruals. Okay, चलो आगे देखते हैं। सेकंड, तो रेगुलेशन 2 में बोला जा रहा है, सब रेगुलेशन 2 में बोला जा रहा है कि द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है कि नहीं, बट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या होता है? सॉरी, ये डेफिनेशन में था, डेफिनेशन में ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या होता है। एक ऐसा पर्पस होता है वो हमारा जिसमें हम लोग अपने अमाउंट को फिक्स नहीं कर पाते हैं कि हम लोगों को इतना अमाउंट खर्च करना होगा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो अगर हमें पर्पस नहीं पता है या फिर हमारे पास अमाउंट नहीं पता है, पर्पस पता है और अमाउंट नहीं पता, या अमाउंट पता है लेकिन पर्पस सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन में कि हम उस अमाउंट को सेट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसका हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा था। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब दो चीजें हो जाती है कि आपको अमाउंट, आपने अमाउंट निकाल के रख लिया लेकिन आपको पर्पस नहीं पता कि ये इतना खर्चा किस लिए करेंगे। नॉर्मली यही होता है ना कि हम लोगों को 10 लाख रुपीज की जरूरत है लेकिन हम लोग 10 की जगह 11 मांगते हैं। 1 एक्स्ट्रा क्यों मांगे? क्योंकि एडिशनल छोटे मोटे खर्चे हो गए तो उसको हम लोगों को एडजस्ट करना होगा, है ना। अदरवाइज फिर से लोन लेने जाएंगे क्या? सिर्फ 1 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेने जाएंगे क्या फंड? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट मांग लेते हैं। तो जब हम लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा होगा तो उसको बोला जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें पर्पस तो पता है लेकिन उसमें कितना अमाउंट होगा वो नहीं पता, तो एक जनरल अमाउंट ले लेते हैं हम लोग। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होगा? तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस फंड बनाना होता है। तो वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस फंड की बात हो रही है आईपीओ के केस में कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का जो अमाउंट होगा एज मेंशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट शैल नॉट एक्सीड 25%। तो ये 10 लाख चाहिए था, हमने 1 लाख मंगाया एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 11 लाख मंगाया। तो ये बोल रहा है कि जो 1 लाख जो एक्स्ट्रा मंगाया वो हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस था, तो जो 1 लाख है हमारा वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने जितना रेस किया, रेस मतलब 11 लाख, तो ये कंपैरिजन टू 11 लाख, तो 1/11 इंटू 100, तो ये अमाउंट हमारा 25% से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 25% ऑफ द टोटल वैल्यू, जितना हम लोगों ने डिमांड की है। क्लियर है? तो ये हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के बारे में बोला जा रहा था, रेगुलेशन नंबर 2। फर्दर अब आते हैं हम लोग, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा किससे, रेगुलेशन नंबर 8। ओके, रेगुलेशन नंबर 8 क्या बोलता है? एडिशनल कंडीशंस फॉर एन ऑफर फॉर सेल। एडिशनल कंडीशंस क्या होंगी हमारे ऑफर फॉर सेल की? ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? हमारे प्रोमोटर्स ने अगर हमारे अगर हमारे प्रोमोटर्स के पास, हमारे प्रोमोटर्स के पास भी शेयर्स होते हैं हमारी कंपनी के। अब हमारी कंपनी चाहती है कि हम, हमारे प्रोमोटर्स चाहते हैं कि हम लोग अपने शेयर्स क्या करें, बेचें।
तो जब शेयर्स बेचेंगे तो उन्हें उस कैटेगरी को क्या बोला जाता है, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो कंपनी जब इशू करती है, कंपनी अपनी तरफ से इशू करती है, तो वो आईपीओ नॉर्मल कंपनी इशू कर रही है नॉर्मली जनरली, लेकिन पब्लिक प्रोमोटर्स के पास भी तो शेयर्स है, प्रोमोटर्स भी तो अपने शेयर बेच सकते हैं आईपीओ के समय में। तो जब प्रोमोटर्स शेयर बेचेंगे अपने 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 शेयर्स आईपीओ के केस में मेन बोर्ड में, तो उनको बोला जाएगा ऑफर फॉर सेल। क्लियर है? तो बस फर्क ये है कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कंपनी शेयर इशू करेगी, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंपनी शेयर इशू करेगी तो क्या होगा, लेकिन अब क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर कंपनी के बिहाफ में प्रोमोटर्स शेयर इशू करना चाहती है तो क्या होगा, प्रोमोटर्स अपने शेयर बेचना चाहती है, प्रोमोटर्स अपने शेयर सेल करेगी, इशू करेगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑफर फॉर सेल। क्लियर है? तो हम उन ऑफर फॉर सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्या लिखा है, एंड ओनली सच फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर मे बी ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक which have been held by the seller for a period of at least 1 year prior to the filing of the draft offer document। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की बनाने के पहले, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो हम सेबी को फाइल करते हैं, वो उनको प्रेजेंट करने के पहले, फाइल करने के पहले कम से कम 1 साल तक उनके पास वो शेयर होने चाहिए। ठीक है, जो भी सेलर है, मतलब प्रोमोटर्स जो भी हैं, प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स होंगे वो एटलीस्ट कितने समय तक होने चाहिए, 1 साल तक के होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो फुल्ली पेडअप होने चाहिए। हम लोगों ने तो ये पहले ही देख लिया जनरल कंडीशन में कि जब तक आपके शेयर्स फुल्ली पेडअप नहीं होंगे आप आईपीओ में नहीं आ सकते, तो आपको फुल्ली पेडअप तो होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कि अगर वो प्रोमोटर्स रिलेटेड है तो प्रोमोटर्स रिलेटेड हम लोग सिर्फ तभी बेच सकते हैं कि आपके पास कम से कम 1 साल तक होने चाहिए। मतलब क्या, प्रोमोटर्स को देखो, प्रोमोटर्स के पास क्राइटेरिया होता है, हम लोग एक लिस्ट पढ़ेंगे जिस लिस्ट में पता चलेगा कि प्रोमोटर्स का कुछ लॉक इन पीरियड होता है कि कब प्रोमोटर्स ने आपके शेयर्स परचेस किए हैं, प्रोमोटर्स को अपने शेयर्स को 3 साल तक के रखना होता है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा परचेस कर रहे हो, मतलब आपको एक लिमिट होगी, कम से कम आपको एक लिमिट के तरफ एटलीस्ट परचेस करके रखना ही होगा। अगर आप उसके ऊपर परचेस करते हो, अपने मर्जी से परचेस करते हो, तो उनके लिए लॉक इन पीरियड 1 साल होता है। ठीक है, एडिशनल पॉइंट के एडिशनल अमाउंट के लिए, एडिशनल शेयर आप इन्वेस्ट करते हो तो एडिशनल शेयर के लिए आपको 1 साल का लिमिट होती है। देखो, लॉक इन पीरियड क्यों रखा जाता है, अगर आप प्रोमोटर हो, आप ही कंपनी के शेयर नहीं परचेस करोगे तो आप लोगों को कैसे बिलीव दिला पाओगे कि कंपनी सही है। तो इसलिए प्रोमोटर्स को सबसे पहले शेयर्स परचेस करने होते हैं। तो मिनिमम शेयर्स परचेस करने होंगे, मान लो 20% शेयर्स अगर प्रोमोटर्स को इशू करने हैं, अगर उन्होंने 30% शेयर्स परचेस किए तो 20% की जो लिमिट है, 20% को लॉक इन पीरियड 3 साल का हो जाएगा, 3 साल तक आपको कम से कम रखना ही होगा। और जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना परचेस किया हमने, एक्स्ट्रा 10% परचेस किया होगा, तो जो 10% की बात आ रही है वो 10% को हमें 1 साल तक, 1 ईयर तक क्या करना है, जमा करके रखना होगा। लॉक इन पीरियड इसके लिए 1 साल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम से कम जो प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, प्रोमोटर्स वैसे लॉक इन को तो बेच ही नहीं सकते लेकिन एक्स्ट्रा वाले को तो बेच सकते हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको अपने शेयर अपने पास में रखने होंगे। 1 साल होगा तो ही आप उसको इशू कर सकते हो, आगे अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? हिंट में क्या है, शेयर इशूड 1 ईयर बिफोर डीओडी कैन ओनली बी ऑफर्ड फॉर सेल। क्लियर है? वही उसको हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइड में लिखा हुआ है इन केस द इक्विटी शेयर रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन एक्सचेंज वगैरह वगैरह, देखो जो भी है प्रोवाइडेड दैट सिंपल में यही बता दूं मैं, इसमें बस ये बोला है कि अगर हम लोगों के पास कन्वर्जन के थ्रू कोई शेयर्स आए हुए हैं तो वो शेयर्स भी हमारे पास कितने साल के लिए होने चाहिए, 1 ईयर्स के लिए होने चाहिए। सेम टू सेम वही डीओडी को जमा करने के पहले हमारे पास 1 साल के अंदर ही होने चाहिए। Provided further that such holding period of 1 year shall be required to be completed within the time of filing of the DOD। फिर वही बात आ गई कि हम लोग एट द टाइम ऑफ डीओडी को जमा करते समय हम लोगों का ये सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। मतलब 1 ईयर कब तक का देखा जाएगा, डीओडी के डेट का, फाइलिंग के डेट का होना चाहिए। क्लियर है? मतलब बोल सकते हैं रेफरेंस डेट का होना चाहिए। हमने रेफरेंस डेट के बारे में पढ़ा, तो इन लोग अलग वर्ड से लिख सकते थे कि रेफरेंस डेट तक हम लोग का पीरियड ऑफ फाइलिंग 1 साल कम से कम होना चाहिए। सॉरी, पीरियड ऑफ फाइलिंग नहीं, हमारे पास एटलीस्ट 1 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए रेफरेंस डेट तक के उस शेयर को रखे। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन, इफ द इक्विटी शेयर अराइजिंग आउट ऑफ द कन्वर्जन और एक्सेट्रा, ये सेम पॉइंट वही बोल रहा है कि फिर वही अगर एक्स्ट्रा हो रहा होगा, कोई कन्वर्जन से हमारे पास शेयर आ रहे होंगे तो उनको भी हम लोग कितना रखना है, तो 1 साल के लिए रखना होगा। ये प्रोवाइडेड दैट इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग इक्विटी शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल नॉट अप्लाई। हम लोगों को 1 ईयर का जो होल्डिंग पीरियड होगा वो रखना अलाउड नहीं है। ऐसा कब नहीं होगा, मतलब अलाउड नहीं,
कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होगा। ऐसे कंडीशन पे जब हम लोगों के लिए 1 ईयर मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसे कौन से रीजन है जब हमारे लिए वन ईयर मैंडेटरी नहीं होगा? देखो फिर से बता रहा हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा इस टॉपिक में ऑफर फॉर सेल में कि आपके पास कम से कम वो शेयर जो आप बेचना चाहते हो वो शेयर आपके पास 1 साल तक आपके हैंड में होना चाहिए। बट ये हम लोग पढ़ रहे हैं इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ये जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट में पढ़ रहे हैं हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन में क्या हो रहा है कि आपको 1 साल कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे कौन से रीजन होंगे जिनमें आपको एक्सेप्शन दिया जा रहा है कि आप 1 साल ना रखें तो भी चलेगा? तो पहला, गवर्नमेंट कंपनी में, इन केस ऑफ एन ऑफर फॉर सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो जो भी शेयर होगा वो गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से रिलेटेड होगा या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होगा या एनी स्पेशल पर्पस व्हीकल के सेट ऑफ एसेट से रिलेटेड होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को विच इज एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनी होगी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड होता है, उस कंपनी के अगर शेयर्स अगर प्रोमोटर सेल कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है, तो आपको 1 ईयर का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड, if the equity share offered for sale were acquired pursuant to a scheme approved by a high court, तो अगर वो ऐसा कोई स्कीम में है जो अप्रूव करती है हाई कोर्ट, ऐसे कंडीशन में हम लोगों को इक्विटी शेयर में जो इशू, जब इसको ऑफर फॉर सेल करेंगे तो फिर यहाँ हम लोगों को, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, फिर वही पॉइंट जो ऊपर गवर्नमेंट से रिलेटेड था, तो बस जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग को 1 ईयर का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बोनस इशू। तो ये सिंपल सी बात है, हम लोग को बोनस इशू किया गया, बोनस इशू हो सकता है पिछले महीने इशू किया गया, लेकिन बोनस इशू के लिए आपको पुराना शेयर होगा। बोनस किसको मिलता है? जिनके पास ऑलरेडी शेयर होगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से शेयर था और उस शेयर के बिहाफ में आपको बोनस शेयर मिल रहा है, तो आप उस बोनस शेयर को अगले महीने भी बेच सकते हो, आपको 1 ईयर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जरूरत नहीं। तो ये पॉइंट वही बोल रहा है, द इक्विटी शेयर ऑफर्ड फॉर सेल वेयर इशूड अंडर द बोनस इशू ऑन सिक्योरिटी held for a period of at least 1 year prior to the filing of the draft of offer document। तो बोनस नॉर्मली कभी भी मिल सकता है, बट हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बोनस अगर आपको किसी शेयर के ऊपर मिला है, पुराने शेयर के ऊपर, बोनस शेयर आपके शेयर के बेस पे मिला, मतलब आपके पास 100 शेयर थे, तो बोनस शेयर नॉर्मली कैसे मिलता है? एक शेयर अगर आपके पास होगा तो उसके बदले आपको 1 शेयर मिला जाएगा, या 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा, तो 100 शेयर के बदले आपको 50 शेयर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा रेशियो सेट किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को नॉर्मली शेयर्स के बदले बोनस से शेयर मिलता है। तो आपके पास ऑलरेडी पुराने शेयर्स थे, पुराने शेयर्स अगर आपके 1 साल से ज़्यादा स्टोर है आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए, तो आपको बोनस शेयर के लिए अलग से टाइम लिमिट देने की जरूरत नहीं है। आप इसको तो बेच ही सकते हो क्योंकि आपके पास 1 साल से ज्यादा के, लेकिन आप बोनस शेयर को भी इशू कर सकते हो 1 महीने के अंदर, क्योंकि ये भले ही कम होंगे लेकिन ये बेस्ड हुए हैं आपके पुराने शेयर के ऊपर जो ऑलरेडी 1 साल के ऊपर के थे। क्लियर है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि बोनस शेयर भले ही, अगर मैं फिर से क्लियरली बताएं, हम लोग के पास 100 शेयर्स है और 100 शेयर्स हमारे पास 6 मंथ से, एज्यूम करते हैं 6 मंथ से, और इस शेयर के ऊपर हम लोग को 50 शेयर और मिल गए, तो हम ना तो ये शेयर को हम लोग ऑफर फॉर सेल में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका 6 मंथ हुआ है, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, और यही कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए ये भी अलाउड नहीं होगा ऑफर फॉर सेल के लिए। तो ऑफर फॉर सेल के लिए ना ये एप्लीकेबल होगा ना ये एप्लीकेबल होगा। ऑन दी अदर हैंड, एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर्स हैं और इनको हो गए हैं 1 ईयर एंड 6 मंथ, 1.6 ईयर हो गए, और इस पर्सन को बोनस मिला है पिछले महीने, बोनस मिला 50 शेयर्स बोनस मिले और इसको हुए हैं अभी सिर्फ 2 मंथ्स। तो ये पर्सन इस शेयर को तो ऑफर फॉर सेल में ला ही सकता है क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इनके जो बोनस शेयर हैं ये भले ही 2 मंथ के हैं, वो इनको भी ऑफर फॉर सेल में कन्वर्ट कर सकते, ऑफर फॉर सेल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बोनस था ये किस पे बेस था हमारा? ऐसे शेयर के ऊपर बेस था जिनको 1 साल से ज्यादा टाइम लिमिट मिल चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये बोनस इसलिए एक्सेप्शन में आता है, भले इसका टाइम लिमिट कम है लेकिन फिर भी वो इशू हो सकता है। क्लियर है? एक बार इसको रीड कर लेंगे 1 2। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कौन सा? मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का। तो ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो वही बात आ रही है कि प्रोमोटर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जस्ट देखा कि प्रोमोटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने समय के लिए फिक्स हो जाता है और कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट होना कितना चाहिए। ठीक है? मतलब क्या प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन क्यों रिक्वायर्ड है कि भाई एक कंपनी है, कंपनी को जो बनाता है वो कौन बनाता है? प्रोमोटर बनाते हैं। कंपनी को जो स्टैंड के पोजीशन में लेकर के आए हैं, जो एक आइडिया, प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो एक आइडिया को, किसी ओनर के आइडिया को एक लॉजिकल वे में और प्रैक्टिकल वे में एग्जिस्टेंस में लाया जाता है, वो किसका काम होता है? तो प्रोमोटर का काम होता है। तो उस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको इन्वेस्टर्स होने चाहिए। इन्वेस्टर्स कौन होंगे? तो पब्लिक होगी।
तो आप पब्लिक आपके कंपनी पे बिलीव कैसे करेगी, कंपनी आपकी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी? और चलो मान लो बिलीव करके इन्वेस्टमेंट कर भी देती है, तो क्या प्रूफ है कि आपकी कंपनी पैसे लिए बिना, मतलब पैसे की सेफ्टी रहेगी और आप की कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी, पैसे लेके भागेगी नहीं? तो ये इस बात की सेफ्टी कहाँ से आएगी? तो सेफ्टी सिर्फ तभी आएगी, सिक्योरिटी सिर्फ तभी आएगी जब आपके प्रमोटर्स के पास जो एक फाउंडेशन होगा कि आप इस कंपनी में क्या करेंगे, तो आप भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मिनिमम कितना इन्वेस्ट करेंगे? तो मिनिमम 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो मतलब ये है कि आप अपने पैसे को छोड़ के तो भागेंगे नहीं, तो आपको लेके जाना होगा। तो आप मतलब आपको क्या है, आप प्रमोटर हो तो आपकी कंपनी में आपको भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। और 20% इन्वेस्ट करना होगा, तो और ये कितने साल तक के? 3 ईयर्स तक के। तो एटलीस्ट उस कंपनी में रखना होगा। ऐसा नहीं कि हमने पब्लिक के पैसे को लाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया और 2 दिन बाद उसको विड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों का जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर्स इन्वेस्ट जितना भी करते हैं, उनको लॉक इन पीरियड को फेस करना होता है कंपलसरी, चाहे वो लिमिट का हो या लिमिट के बाहर का हो, ठीक है। भले उनकी टाइम लिमिट क्या होती है, कम ज्यादा होती है, बट उनको इन्वेस्टमेंट पे लॉक इन पीरियड तो होना जरूरी है। खैर, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन क्यों होना चाहिए? सेफ्टी पर्पज के लिए हमारे प्रमोटर्स को भी कंट्रीब्यूट करके रखना होता है। तो वो हमारा पहला टॉपिक बोलता है, द प्रोमोटर्स ऑफ द इशुअर शैल होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। और पोस्ट इशू का मतलब क्या कि इशू करने के बाद जितना कैपिटल होगा उसका 20% होना चाहिए। पहले कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, अभी कितना कर रहे हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है, हमारा कितना इशू होना चाहिए। तो पोस्ट इशू कैपिटल, इशू करने के बाद आईपीओ के केस में इशू करने के बाद टोटल कैपिटल जितना होगा, टोटल कैपिटल जितना भी होगा उस कैपिटल का 20% एटलीस्ट हमारा promoters का contribution होना चाहिए। Provided that in case the post issue shareholding of the promoters is less than 20%, alternative investment fund or foreign venture capital, scheduled banks, commercial bank, public financial institutions or insurance companies registered with IRDA of India may contribute to meet the shortfall in the minimum contribution as specified for the promoters। ठीक है, तो मतलब क्या, प्रोमोटर्स का अगर 20% नहीं होता है तो इन सब भी जो हम लोग के पास नाम दिए, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया जो कि रजिस्टर्ड होंगे किसके अंदर, आईआरडीए के अंदर में, तो उन लोग भी इशू कर सकते हैं, उन लोग भी 20% में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट उनका मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो 10% होगा। तो बोल सकते हैं हम लोग कि 10% प्रोमोटर्स का और 10% इनका, ऐसा कंबाइंड भी हो सकता है। ये हमारा प्रोविजन के अंदर के थ्रू बताया गया है। Provided further that the requirement of minimum promoters contribution shall not apply in case of issuer do not have an identifiable promoter। ठीक है, ये उन इशुअर के बारे में नहीं है। इशुअर मीन्स कंपनी जो शेयर इशू करने वाली है। तो ये प्रोवाइडेड, ये प्रोविजन जो है हमारा मिनिमम कंट्रीब्यूशन मतलब 20% होना ही चाहिए, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उस कंपनी के लिए जिस कंपनी के प्रमोटर्स आइडेंटिफिएबल नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर्स नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को मिनिमम कंट्रीब्यूशन को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे, द मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शैल बी एज फॉलोज। तो अगर आप पहले हिंट देखें तो क्या है, 20% इंक्लूड्स इक्विटी प्लस एसआर इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो हमारे 20% के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये शॉर्ट में अगर देखें तो बस यही सफिशियंट होगा। ये हमारे मिनिमम प्रोमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है 20%, तो 20% में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी, स्पेशल इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इन तीनों को जोड़ के हम लोग को 20% देखना होगा। क्लियर है? आगे कुछ हिंट में हमारे पास, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूट ओनली फॉर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय सब्सक्रिप्शन ओनली इफ प्राइस इज नॉट प्री डिटरमाइंड। मतलब क्या, प्रोमोटर्स कैन कंट्रीब्यूट ओनली फॉर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय सब्सक्रिप्शन ओनली। मतलब कि जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, मतलब ये किसकी बात हो रही है? जिसका प्राइस पहले से डिटरमाइंड नहीं है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो अगर कोई ऐसे सिक्योरिटीज है जिनका प्राइस पहले से डिटरमाइंड नहीं है, तो उनको सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही शेयर इशू करना होगा। डायरेक्ट इशू नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही इशू करना होगा। मोर ओवर, सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर रिलेटेड टू द कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज शैल बी डन इन राइटिंग। और ऐसे कंडीशन में जो सब्सक्रिप्शन इक्विटी शेयर के जो सब्सक्राइब होंगे जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी शेयर से रिलेटेड है, शैल बी इन डन इन राइटिंग। तो उसका जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड इक्विटी शेयर होंगे, मतलब क्या, सिक्योरिटीज जो होती है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, मतलब कभी ना कभी वो कन्वर्ट होगी, और कन्वर्ट होगी तो किस में होगी? अगर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होती है तो उसकी बात कर रहे हैं। और उसको जब सब्सक्राइब किया जाएगा तो उनका जो भी एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में होना चाहिए।
भी बोला जा रहा है इन केस ऑफ इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज विच आर कन्वर्टेबल और एक्सचेंजेबल ऑन different dates, and if the promoter's contribution is by way of equity share, such contribution shall not be at a price lower than the weighted average price of the equity share capital arising out of conversion of such securities. तो जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है विच आर कन्वर्टेबल, जो कन्वर्टेबल है, ठीक है, और अलग अलग डेट्स में इशू हो रही है, अलग अलग डेट में कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल तो है लेकिन अलग अलग डेट है, ठीक। एंड प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर, और कंट्रीब्यूशन भी है और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो सच कंट्रीब्यूशन जो भी होगा उनका प्राइस वेटेड एवरेज प्राइस से अलग नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अराइजिंग आउट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच इक्विटी शेयर, उसको कन्वर्ट करने के बाद जो प्राइस आती है उस प्राइस का जो वेटेड एवरेज प्राइस होगा उस वेटेड एवरेज प्राइस से कम प्राइस नहीं होना चाहिए कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। हमारे प्रोमोटर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका प्राइस वेटेड एवरेज प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। Subject to the provision of clause A, clause B above, in case of any IPO of a convertible debenture, convertible debt instrument without prior public issue of equity share, the promoter shall bring in a contribution of at least 20% of the project cost in the form of equity share, subject to contributing at least 20% of issue size from their own fund in the form of equity share। तो बोल रहा है ए के लिए और बी के लिए, जो ऊपर हम लोगों ने दो क्लॉजेस पढ़े उनके बेस बोल रहा है इन केस ऑफ द आईपीओ, जब आईपीओ कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में होगा विदाउट अ प्रायर पब्लिक इशू, लेकिन अगर प्राइवेट पब्लिक इशू के पहले हो रहा होगा ऑफ इक्विटी शेयर, द प्रोमोटर शैल ब्रिंग एन कंट्रीब्यूशन ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो एटलीस्ट उनको 20% लाना होगा किस चीज का? तो 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब क्या कि अगर आप शेयर इशू कर रहे होंगे तो आपका 20% ऑफ शेयर होना चाहिए, लेकिन अगर शेयर नहीं हो रहा होगा, सिक्योरिटी अगर होगी या सिक्योरिटी के अलावा कुछ और अगर ला रहे होंगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ए और बी में क्या लिखा था कि 20% मिनिमम आपका होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इन केस पब्लिक ऑफ ऑफर ऑफ कन्वर्टिबल डेब्ट, जो कन्वर्टिबल डेब्ट है, मतलब अभी डायरेक्ट इशू शेयर नहीं आ रहे, कन्वर्टिबल डेब्ट इशू कर रहे हैं प्रायर विदाउट प्रायर पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर। हम लोगों ने इक्विटी शेयर को प्रायरली पहले कभी इशू किया ही नहीं है, उस समय में अगर हम लोग कन्वर्टिबल डेब्ट सीधा इशू कर रहे हैं तो बोला जा रहा है द प्रोमोटर शैल ब्रिंग अ कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे कंडीशन में प्रोमोटर्स को कितना कंट्रीब्यूशन लाना होगा? तो एटलीस्ट 20%, लेकिन अभी तक तो हमारे पास शेयर इशू है ही नहीं, तो उस समय 20% किसका होगा? तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% कंट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए हमारे प्रोमोटर्स के थ्रू। क्लियर है? तो एक केस में क्या लिखा था कि जब भी इशू किया जाएगा आईपीओ के थ्रू, तो इशू होने के बाद जो पोस्ट इशू बचता है उस पोस्ट इशू का 20% कंट्रीब्यूशन मिनिमम होना चाहिए, मैंने कहा। सी बोलता है कि अगर अपना कोई शेयर इशू है ही नहीं, हम लोग कन्वर्टिबल डेब्ट लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रोमोटर्स का 20% होना तो चाहिए, लेकिन 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड in stages, the promoter's contribution shall be with respect to the total equity participation till the respective stage by the which okay, मतलब ये नेक्स्ट आता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड सिंपल सी बात है, लॉक इन पीरियड 3 साल का होगा और जो एक्सेस हो रहा होगा उसके लिए 1 साल का होगा। बस सिंपल सी बात तो यही है कि लॉक इन पीरियड में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लॉक इन पीरियड में क्या सीन होता है, आपको 20% इशू करने थे लेकिन आपने 30% कंट्रीब्यूट किया, मिनिमम लिमिट 20% होगी, मैक्सिमम तो नहीं है। तो आपने सपोज मान लो कि 30% कंट्रीब्यूट किया प्रोमोटर्स ने, तो प्रोमोटर ने 30% किया, देखो मैक्सिमम 75% कंट्रीब्यूट किया जा सकता है प्रोमोटर के थ्रू, ठीक। बट इस बार प्रोमोटर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 30%, 20% से ज़्यादा है, लेकिन आपको बोला गया था कि आप मैक्सिमम कम से कम कितना करना होता है? 20%। तो आप अपने मर्जी से एक्सेस कर रहे हो ना, तो इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, 20% और 10%। तो जितना मैंडेटरी था आपको 20% का, तो 20% का लॉकिंग पीरियड होता है 3 इयर्स का, और आपने जितना एक्सेस किया है वॉलंटरीली तो उसके लिए आपका लॉकिंग पीरियड होता है 1 साल। तो आप 1 साल तक इसको रखना पड़ेगा और इसको आपको 3 साल तक के रखना होगा। बस यही है लॉकिंग पीरियड। लॉकिंग पीरियड में इतना ही है, ये फर्स्ट ए पॉइंट में और बी पॉइंट में और सी पॉइंट में इतना ही होगा। अपन आते हैं मेन सीधा अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट लिखा गया है दस एसआर इक्विटी शेयर। एसआर मतलब स्पेशल जो इक्विटी शेयर हमारे पास में है उनकी बात होती है। एसआर इक्विटी शेयर शैल बी अंडर लॉक इन until conversion into the equity share, having voting rights same as to the ordinary share, and shall be locked in for a period specified in the sub regulation number 1, whichever is latter। मतलब कि 3 साल।
दो पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। एक बात क्या कि 3 साल के लिए फिक्स होगा, ये तो पक्का। अगर हम लोग इस 20% की बात कर रहे हैं तो ये पहली बात तो ये कि आपको 3 साल लॉक इन पीरियड करना पड़ेगा, या फिर डेट ऑफ कन्वर्जन, हम लोग जिस दिन कन्वर्ट करेंगे। एसआर इक्विटी शेयर मतलब कि आपके पास स्पेशल राइट है वोटिंग के, आपके पास स्पेशल राइट हो गए, ठीक है। स्पेशल राइट आप आए हैं आपके पास में वोटिंग के, तो ऐसे शेयर अगर आपको इशू किए गए हैं, और हम लोगों ने पहले कहीं देखा था कि हम लोग ये शेयर सिर्फ प्रोमोटर्स को इशू कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैसे प्रोमोटर्स की बात आ रही है। तो प्रोमोटर्स को जब इन शेयर को कंट्रीब्यूशन किया इसमें, तो इसका कंट्रीब्यूशन का जो लॉक इन पीरियड होगा, कैसा कैसा लॉक इन होगा, तो एटलीस्ट 3 साल, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे ऑर्डिनरी शेयर में। एसआर इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर में कभी ना कभी तो कन्वर्ट करोगे, तो जब वो कन्वर्ट होगा जब वो कन्वर्ट होगा उस समय की डेट कितने समय होगी, मान लो कि हमने 4 साल बाद कन्वर्ट किया, तो डेट ऑफ कन्वर्जन कब आ रही है, 4 साल बाद आ रही है। तो हम लोग 3 साल और 4 साल विच एवर इज लेटर, मतलब कि हमारे लिए 4 साल हो गया लॉक इन पीरियड। अगर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 2 ईयर्स में, तो 2 ईयर्स, और हमारे सब रेगुलेशन नंबर 1 में लिखा था 3 ईयर, तो इन दोनों में विच एवर इज लेटर, तो लेटर होगा हमारे लिए 3 ईयर, तो हमारे पास लॉक इन पीरियड होगा 3 ईयर्स, ठीक है। तो बेसिकली एसआर इक्विटी शेयर का लॉक इन पीरियड कौन सा होता है, लॉक इन शेयर का वो होता है कि डेट ऑफ कन्वर्जन टू द ऑर्डिनरी शेयर। आप ऑर्डिनरी शेयर में जब कन्वर्ट करोगे आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, बट एक और पॉइंट है कि वो लॉक इन पीरियड कम से कम 3 साल तक का तो होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा लॉक इन पीरियड का बोलता है इन केस ऑफ अमेंडमेंट। क्लियर है? ओके, फर्दर, लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द पर्सन अदर देन द प्रोमोटर्स। अगर प्रोमोटर के अलावा कोई अगर पर्सन ने स्टोर करके रखा होगा, तो ये उनकी बात हो रही है। द एंटायर प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय द पर्सन other than the promoter shall be locked in a period of 1 year from the date of allotment in the IPO। IPO के केस में जिन लोगों ने भी किया तो उनके लिए कम से कम कितना लॉकिंग पीरियड होगा, अदर देन प्रोमोटर्स के लिए, तो अदर देन प्रोमोटर्स के लिए 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड होगा। क्लियर है? ओके ओके, तो ये आज का लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं। रेगुलेशन नंबर 28। रेगुलेशन नंबर 28 किसके लिए होगा, प्राइसिंग, मतलब आईपीओ जब हम लोग लेके आते हैं। आईपीओ किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो आईपीओ था वो किसके अंदर में आ रहा है, आईपीओ इन मेन बोर्ड। जब मेन बोर्ड में हम लोग इशू करेंगे आईपीओ में, जब हम लोग आईपीओ में इशू करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को प्राइस सेट करना होगा कि हमारे शेयर की प्राइस क्या होगी। तो ये हमारा रेगुलेशन नंबर 28 बताता है कि हमारा जो शेयर होगा, शेयर की प्राइसिंग कैसे सेट होती है। तो शेयर की प्राइसिंग सेट करने के दो तरीके, एक होता है या तो हम लोग लीड मर्चेंट बैंकर के बेसिस पे उनके साथ कंसल्ट करें एंड प्राइस सेट करें, तो ये हमारा टॉपिक होता है, मतलब ये तरीका होगा फिक्स प्राइस बेसिस पे हम लोगों ने खुद सेट किया। बट हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम लोगों को जब पता है कि हम लोग अपने शेयर का प्राइस क्या सेट करें, हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। रीजन कि हम लोग अपने मार्केट शेयर पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या शेयर प्राइस होना चाहिए। हम लोग को कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम हुआ तो वैल्यू डाउन होगी, ज़्यादा हुआ तो कोई परचेस नहीं करेगा, या XYZ रीजन, बट हम लोग अपना प्राइस सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग को आना पड़ता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। और बुक बिल्डिंग का डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देखा था। बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि बुक बिल्डिंग क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ना प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो प्राइस डिटरमाइनिंग का जो सेक्शन है वो किसके लिए अप्लाई होता है, बुक बिल्डिंग के लिए होता है, या फिर बोल सकते हैं बुक बिल्डिंग का जो सेक्शन अप्लाई होता है किसके लिए अप्लाई होता है, प्राइसिंग के लिए होता है। तो हमारे पास प्राइसिंग के हो गए दो तरीके, एक तो लीड मर्चेंट बैंकर के साथ कंसल्ट करके हम लोग अपना फिक्स प्राइस सेट कर लें जिसमें हमें इशू करना है, और दूसरा तरीका ये होगा कि हम लोग अगर अपना प्राइस सेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि हम लोग का प्राइस क्या होना चाहिए, तो हम लोग बुक बिल्डिंग के थ्रू जाएंगे। हम इसमें अपना एक मिनिमम प्राइस सेट करेंगे और एक मैक्सिमम प्राइस सेट करेंगे। तो जो मिनिमम प्राइस सेट करना और मैक्सिमम प्राइस सेट करना, इसके बीच में ऑटोमेटिक बिडिंग के थ्रू एक प्राइस सेट की जाएगी। तो ये फिक्स प्राइस नहीं हुआ, ये सिचुएशन के बेस पे प्राइस सेट किया जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है बुक बिल्डिंग प्राइस प्रोसेस। तो बुक बिल्डिंग के थ्रू किया जाएगा। तो प्राइस सेट करने के दो तरीके हो गए। हमें रेगुलेशन नंबर 28 के अंदर बस यही पढ़ना है, प्राइसिंग इन केस ऑफ आईपीओ। तो रेगुलेशन नंबर 1, सब रेगुलेशन नंबर 1 पहला बोलता है द इशू में डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इन कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर या लीड मैनेजर ऑफ द बैंक। तो ये इस केसेस में हम लोग के जो लीड मैनेजर होते हैं, हम लोग उनके साथ कंसल्ट करेंगे और अपना प्राइस सेट करेंगे। ये पहला तरीका हो गया। और थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग अपना प्राइस सेट कर सकते हैं एज द केस में भी। एंड इन केस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज द कूपन रेट एंड द कन्वर्जन प्राइस
बी डिटरमाइंड इन कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर। और अगर हम लोग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो हम लोग को कूपन रेट सेट करना पड़ेगा, और वो भी किसके बेसिस पे होगा, लीड मैनेजर, बट इन शॉर्ट वो भी फिक्स बेसिस पे होगी। तो ये भी हमारा पहली कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 2 बोल रहे हैं यहाँ पर 28 का सब रेगुलेशन 2, द इशूअर शैल अंडरटेक द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन मैनर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 13। तो बस यहाँ पर मैं ये डिस्क्लोज किया जा रहा है कि जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को जो डिस्क्लोज किया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया है, वो हमारा शेड्यूल कौन सा होगा, तो 13 शेड्यूल होगा, हमें उसके थ्रू पढ़ना होगा। अब आगे हम लोग जो रेगुलेशन नंबर 29 से होगा वो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो ठीक, वहाँ तक खत्म करते हैं अपन।